हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं जीएस में पेपर थर्ड में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 और यूनिट 3 में हम पढ़ने वाले हैं मानव शरीर की संरचना एवं कार्यप्रणाली। हमारा टॉपिक है आज का मानव शरीर की संरचना और उसकी कार्यप्रणाली। फ्रेंड्स, हम देखते हैं मानव शरीर की संरचना में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था किस प्रकार मानव के शरीर की संरचना उसकी सेल्स से हुई है, कोशिकाओं से हुई है और कोशिकाओं के मिलने से ऊतकों का निर्माण हुआ और ऊतकों के आपस में मिलने से अंग का और अंगों के आपस में मिलने से अंग तंत्रों का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उन्हीं अंग तंत्रों में, ऑर्गन सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। सबसे पहले हम समझते हैं श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम समझते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन का अर्थ होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना। ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना ही रेस्पिरेशन कहलाता है। अर्थात हमने जो भोजन ग्रहण किया है और जब डाइजेशन की प्रोसेस हुई और डाइजेशन की प्रोसेस से ग्लूकोज में हमारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ और ये हमारी सेल्स के पास ब्लड के द्वारा पहुंचा दिया गया और उसके बाद जब आप ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज टूटता है और किस फॉर्म में टूटता है? एनर्जी के फॉर्म में टूटता है, ऊर्जा के रूप में टूटता है और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है, केमिकल एनर्जी होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है और इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राइफास्फेट के रूप में हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है और इसी ऊर्जा का उपयोग हमारी कोशिकाएं कार्य करने में करती है। तो ये ऊर्जा बनती कैसे है? जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना ही श्वसन कहलाता है। तो श्वसन की परिभाषा क्लियर हो रही है। श्वसन की परिभाषा क्या है? ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा के रूप में टूटना ही श्वसन कहलाता है और ये बदले में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। क्लियर? तो रेस्पिरेशन की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहे तो इसकी डेफिनेशन होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंट में O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऊर्जा के रूप में टूटना श्वसन कहलाता है। श्वसन कहलाता है। श्वसन ग्लूकोज का ऑक्सीजन के उपस्थिति में टूटना श्वसन कहलाता है। तो श्वसन के अगर हम टाइप्स की बात करें तो श्वसन 2 टाइप्स का होता है। श्वसन होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो हम समझते हैं श्वसन के टाइप्स की, रेस्पिरेशन के टाइप्स की, रेस्पिरेशन के टाइप्स की। रेस्पिरेशन के टाइप्स की बात करें तो इसके टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होगा ऑक्सीश्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा टाइप होता है अनाक्सीश्वसन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। फ्रेंड्स, ऑक्सीश्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये ऐसा श्वसन होता है
जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में O2 की प्रेजेंट में O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना ही ऑक्सीशोषण कहलाता है। ग्लूकोज का टूटना, O2 की प्रेजेंट में ग्लूकोज का टूटना ऑक्सीशोषण कहलाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन जितने भी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जितने भी यूकेरियोटिक जीव है, उन सभी जीवों में O2 की प्रेजेंट में ग्लूकोज टूटता है ऊर्जा के फॉर्म में, इसीलिए इन जीवों में जो शोषण होगा वो ऑक्सीशोषण होगा। तो ऑक्सीशोषण क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ऑक्सीशोषण क्या है? ग्लूकोज की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना ऑक्सीशोषण। और अनाक्सीशोषण की बात करें तो O2 की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना। लेकिन अनाक्सीशोषण में ग्लूकोज पूर्णतः नहीं टूटता है। इसमें बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ग्लूकोज या तो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, या मेथोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, या एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रकार का शोषण होता है किण्वन की प्रोसेस में, किण्वन की प्रक्रिया में, फर्मेंटेशन में, जिसमें शराब बनाई जाती है। तो किण्वन की प्रक्रिया में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, या ये जो रेस्पिरेशन होता है आप लोगों ने देखा है फलों के फल भित्तियों में, फलों की फल भित्ति में, आउटर कवरिंग ऑफ द फ्रूट में अनाक्सीशोषण होता है। और आप लोगों ने देखा होगा अनाज जो होता है कई दिनों तक बोरियों में पड़ा हुआ रहता है, फिर भी उसके बाद उसको बोने पर उग जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि बीजों की जो सुषुप्त अवस्था होती है, विश्रांति की अवस्था होती है, इसमें भी रेस्पिरेशन होता है, लेकिन ऑक्सीशोषण यानी एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है। इनमें होता है अनाक्सीशोषण मीन्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब ये कि जो धान है या गेहूं है ये सुषुप्त अवस्था में है, उस समय इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो होता है, लेकिन पूर्णतः ब्रेकडाउन नहीं होता है। और ये पायरुविक एसिड या एथेनोइक एसिड या मेथोनोइक एसिड के रूप में होता है। और इस प्रकार विश्रांति की अवस्था में सीड्स यानी आपके बीज पड़े हुए रहते हैं। तो अनाक्सीशोषण किसमें होता है ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अनाक्सीशोषण होता है डोर्मेसी ऑफ सीड्स यानी बीजों की विश्रांति की अवस्था, फलों की फल भित्तियों में और किण्वन की प्रक्रिया में। और साथ ही जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रोब्स हैं, उन माइक्रोब्स में भी अनाक्सीशोषण होता है। सूक्ष्म जीवों में, माइक्रोब्स में भी अनाक्सीशोषण होता है। तो हम डिटेल में देखते हैं ऑक्सीशोषण और अनाक्सीशोषण को। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी ऑक्सीशोषण। ऑक्सीशोषण, ऑक्सीशोषण, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर डेफिनेशन लिखना चाहें हम तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज का, ग्लूकोज C6 C6H12O6 ग्लूकोज का ऊर्जा के रूप में टूटना ऑक्सीशोषण कहलाता है, ऑक्सीशोषण कहलाता है। तो ऑक्सीशोषण क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऊर्जा के रूप में टूटना ऑक्सीशोषण कहलाता है। और इस क्रिया में ग्लूकोज जो होता है ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ऊर्जा बनाता है एटीपी के फॉर्म में। और मानव शरीर में हम केमिकल एनर्जी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में लेते हैं और मानव शरीर में एटीपी होती है 38 एटीपी ऊर्जा संचित होती है। और साथ में वाटर बनता है और साथ में CO2 गैस रिलीज होती है। तो इस शोषण को बोला जाता है ऑक्सीशोषण। और इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग में
मतलब मानव में और साथ में जितने मैमल्स हैं, मैमल्स में स्तनधारियों में ऑक्सीशोषण होता है। ऑक्सीशोषण क्लियर हो रहा है। अब हम आते हैं अनाक्षी श्वसन पर। हम चर्चा करते हैं अनाक्षी श्वसन के बारे में। अनाक्षी श्वसन इसको बोला जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन की अब्सेंट में होगा। तो इसके बारे में हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे O2 की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना अनाक्षी श्वसन कहलाता है। अनाक्षी श्वसन कहलाता है। अनाक्षी श्वसन क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना। तो यहां पर जो रिएक्शन होती है, ये ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के या तो पायरोविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर ये मेथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर ये एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड आपने पढ़ा होगा कि हमारी मांसपेशियों में अधिक वर्क करने से, अधिक काम करने से हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड एकत्रित हो जाता है, जिससे हमें थकान महसूस होती है और हमें आराम करने की आवश्यकता होती है, और विश्राम करने से लैक्टिक एसिड कम हो जाता है शरीर में। अर्थात लैक्टिक एसिड बनता कैसे है? जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, बॉडी में एनर्जी बनती है, और उस एनर्जी को आप मैकेनिकल एनर्जी में यूज कर लेते हैं, और उसके बदले में हमारे शरीर में, हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है और हमें थकान महसूस होती है। तो ये जो अनाक्षी श्वसन होता है, ये वास्तविकता में हमारे शरीर में नहीं होता है, मानव शरीर में नहीं होता है, ये होता है माइक्रोब्स में। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल है माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों में अनाक्षी श्वसन होता है। ये होता है डोरमेसी ऑफ सीड्स, यानी बीजों की विश्रांति की अवस्था में, और ये होता है किण्वन की प्रोसेस में, किण्वन जिसके द्वारा शराब बनाई जाती है, किण्वन की प्रोसेस में, और ये होता है फलों की फलभिक्ति में। इस प्रकार से अनाक्षी श्वसन के अगर उदाहरणों की बात करें तो माइक्रोब्स में अनाक्षी श्वसन होता है, सूक्ष्म जीवों में डोरमेसी ऑफ सीड्स अर्थात बीजों की विश्रांति की अवस्था में, और किण्वन की प्रोसेस में, और साथ ही फलों की फलभिक्ति में अनाक्षी श्वसन होता है। अर्थात बिना ऑक्सीजन के श्वसन होता है, अर्थात बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के ग्लूकोज टूटता है, और किस फॉर्म में टूटता है? या तो पायरोविक एसिड में टूटेगा, या मेथेनोइक एसिड में, या एथेनोइक एसिड, या लैक्टिक एसिड में। क्लियर हो रहा है? अब हम आगे बात करें तो अनाक्षी श्वसन में हमने देखा अनाक्षी श्वसन किस प्रकार के जीवों में होता है, माइक्रोब्स में होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया में हम पढ़ने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन किस प्रकार से करता है, तो आगे पढ़ते हैं मानव श्वसन तंत्र। हमारी हेडिंग होगी मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हम मानव श्वसन तंत्र की बात करें तो हम श्वसन क्यों करते हैं, हम श्वास क्यों लेते हैं? सबसे पहले तो श्वसन का अर्थ आप सभी लोगों को पता है। श्वसन क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना ऑक्सीजन की प्रेजेंट में श्वसन कहलाता है। मतलब हमें श्वास लेने की आवश्यकता क्यों है? ताकि हम ऑक्सीजन को ग्लूकोज तक पहुंचा सके।
तो मानव श्वसन तंत्र में अगर हम बात करें तो श्वसन क्या है ये क्लियर हो गया आप सभी को। और श्वसन की इस पूरी प्रक्रिया में जो भी ऑर्गन हेल्पफुल होगा, जो भी शरीर का अंग श्वसन की प्रक्रिया में सहायक होगा, वो सारे अंगों का समूह मिलकर क्या कहलाएगा, श्वसन तंत्र कहलाएगा। और अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें सबसे पहला ऑर्गन होता है नोज, नाक, और उसके बाद में दूसरा ऑर्गन पढ़ेंगे आप श्वास नलिका, श्वास नलिका यानी विंड पाइप, विंड पाइप। और उसके बाद तीसरा ऑर्गन पढ़ेंगे आप, वो है फेफड़ा, फुफ्फुस, फुफ्फुस या इसी को बोला जाता है लंग्स, लंग्स। तो मानव श्वसन तंत्र में हम मुख्यतः पढ़ने वाले हैं नोज के बारे में, श्वास नलिका के बारे में और फेफड़ा या लंग्स के बारे में। इतने ऑर्गन श्वसन में सहायक होते हैं, इसीलिए इन ऑर्गनों के समूह को क्या बोला जाता है, श्वसन तंत्र कहा जाता है। अगर हम बात करें कि इसमें से मुख्य श्वसन अंग क्या है, मुख्य श्वसन अंग, श्वसन अंग, तो हृदय जो, फेफड़ा जो है, फुफ्फुस या लंग्स, ये मुख्य श्वसन अंग कहलाता है, क्योंकि यही ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। मतलब मानव का प्रमुख श्वसनीय अंग अगर हम बात करें तो वो है फेफड़ा, लंग्स। ऐसे ही अगर हम बात करें कि मछलियों का श्वसन अंग क्या है, मछलियों का श्वसन अंग क्या है, तो मछलियों के लिए श्वसन अंग की बात करें हम यदि, तो मछलियों के लिए गिल्स, गिल्स, मछली जिससे श्वास लेती है, फिश के लिए श्वसन अंग जो है वो गिल्स होता है। ऐसे ही अगर हम मेंढक के लिए बात करें, फ्रॉग के लिए, तो मेंढक का श्वसन अंग होता है, मेंढक का श्वसन अंग होता है, ये दो कंडीशन में श्वास लेती है। अगर मेंढक जमीन के अंदर है, जमीन के अंदर है, तो मेंढक अपनी स्किन से श्वास लेती है, स्किन से, अपनी त्वचा से श्वास लेती है। अगर मेंढक जमीन के अंदर है तो मेंढक अपनी त्वचा से श्वास लेती है, और अगर मेंढक जमीन के बाहर है, जमीन के बाहर धरातल पर है, तो मेंढक अपने हृदय से श्वास लेती है, फेफड़े से श्वास लेती है, फेफड़ा, लंग्स से श्वास लेती है। और अगर मेंढक टेडपोल की अवस्था में, लार्वा की अवस्था में, लार्वा यानी जब मेंढक का जन्म हुआ है, शिशु है मेंढक, लार्वा की अवस्था में है, जिसको टेडपोल कहा जाता है, तब यह टेडपोल की अवस्था में गिल्स से श्वास लेती है, गलफड़ों से श्वास लेती है, गिल्स यानी गलफड़ों, गलफड़ों से श्वास लेती है। तो मेंढक के श्वास लेने का जो तरीका होता है ये 3 प्रकार का है। पहला तो अगर ये जमीन के भीतर है तो अपनी स्किन से श्वास लेगी, मतलब स्किन से एयर को अपनी बॉडी के अंदर एंटर करेगी, और यदि ये जमीन के बाहर है, स्थल पर है, तो अपने फेफड़ों से, लंग्स से श्वास लेगा, और अगर ये लार्वा के रूप में है, टेडपोल के रूप में है, तो ये अपने गिल्स से श्वास लेगा, और फिश गिल्स से श्वास लेगा। और अगर हम बात करें पेड़ पौधों की, पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधे स्टोमेटा से, स्टोमेटा यानी वात रंध्रों से श्वास लेते हैं। मतलब जो श्वसनीय अंग है, मुख्यतः श्वसन अंग है पेड़ पौधों का, वो वात रंध्र है, स्टोमेटा है। और अगर हम बात करें ह्यूमन का या मैमल्स का, मानव का और सभी स्तनधारियों का, स्तनधारी, तो सभी स्तनधारी का जो प्रमुख श्वसनीय अंग होता है वो लंग्स होता है। क्लियर हो रहा है यहां तक? अगर हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि मानव श्वसन तंत्र में सबसे प्रारंभ में आता है नोज। नोज से हम एयर एंटर करते हैं, तो हमारे बॉडी में जो एयर एंटर होती है, ये एयर नोज के माध्यम से हमारे विंड पाइप में प्रवेश करती है, विंड पाइप में, और विंड पाइप से एयर लंग्स में प्रवेश करती है, और लंग्स में भरा होता है ब्लड,
लंग्स में भरा होता है ब्लड, और ये जो एयर आई है ये एयर ब्लड में प्रवेश करती है और हमारे लंग्स की सेल्स इस ब्लड में एयर से जो अपने ऑक्सीजन ग्रहण किया है, O2 ग्रहण किया है, उस O2 को ब्लड में मिला देती है और ब्लड के अंदर जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको इसी रास्ते से बाहर कर देती है। यही सिस्टम हमारा मानव श्वसन तंत्र कहलाता है। तो हम पढ़ते हैं मानव श्वसन तंत्र में सबसे पहला भाग नोज, नाक। अगर हम मानव श्वसन तंत्र की बात करें तो ये सबसे पहला नोज या नाक पढ़ रहे हैं हम, सबसे फर्स्ट ऑर्गन। अगर हम बात करें नोजल कैविटी की तो ये नोजल कैविटी हो गई। उसके बाद ये जो कैविटी दिखाई दे रही है कैविटी है माउथ कैविटी, ये बकल कैविटी है, ये माउथ कैविटी है, माउथ कैविटी। और ये वाली कैविटी है नोजल कैविटी, नोजल कैविटी। और नोजल कैविटी और माउथ कैविटी का जो कॉमन हिस्सा होता है इसको बोलते हैं फेरिंग्स, फेरिंग्स। और उसके बाद ये फेरिंग्स दो भागों में डिवाइड हो जाता है। इस तरफ वाला भाग कहलाता है फूड पाइप, फूड पाइप, और इस तरफ वाला भाग होता है विंड पाइप, विंड पाइप, विंड पाइप। और यहां पर सॉरी, यहां पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये वाला भाग होगा विंड पाइप, ये वाला भाग होगा फूड पाइप, फूड पाइप, फूड पाइप, और ये वाला भाग होगा विंड पाइप, विंड पाइप, विंड पाइप। विंड पाइप को ट्रेकिया कहा जाता है, ट्रेकिया, ट्रेकिया कहा जाता है। विंड पाइप को ट्रेकिया कहा जाता है जो नोजल कैविटी से जुड़ा होता है। नोजल कैविटी से जुड़ा पाइप विंड पाइप कहलाता है। और ये विंड पाइप के ऊपर में यहां पर एक स्विच लगा होता है जिसको इपीग्लोटस, इपीग्लोटस, इपीग्लोटस कहा जाता है। ये इपीग्लोटस घाटी का ढक्कन जब आप भोजन करते हैं उस समय ये विंड पाइप पर लगा हुआ होता है ताकि आपका भोजन फूड पाइप से सीधे आपके स्टोमक में, आमाशय में प्रवेश करे। तो जो फूड पाइप होता है इसका संबंध आमाशय से होता है और जो विंड पाइप होता है इसका संबंध लंग्स से होता है, ये फेफड़ों से जुड़ा होता है। तो हम अगर बात करें नोज की तो नाक, नोज के अंतर्गत सबसे पहला पार्ट होता है नास छिद्र, नास छिद्र, जिसको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स, 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 नास छिद्र या नॉस्ट्रिल्स। और उसके बाद अगर हम बात करें इसका दूसरा पार्ट तो नोजल हेयर्स, नोजल हेयर्स, नोजल हेयर्स को बोला जाता है सीलिया, सीलिया, नोजल हेयर्स को बोला जाता है सीलिया। और ये जो सीलिया होते हैं, ये सीलिया क्या कार्य करते हैं, तो आप जो एयर एंटर कर रहे हैं, आप जो एयर एंटर कर रहे हैं बॉडी के अंदर, उस एयर को फिल्टर करते हैं। ये उस एयर को फिल्टर करते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं। तो हमारे नाक के भीतर जो नोजल हेयर्स प्रेजेंट है, ये नोजल हेयर सीलिया जो है ये क्या करेंगे, एयर को फिल्टर करेंगे। यानी एयर में जो धूल और मिट्टी के कण हैं, मिट्टी और धूल के जो कण हैं, इन कणों को साफ करते हैं, इन कणों को बाहर करते हैं और साथ ही ये टेम्परेचर को भी नियंत्रित करते हैं। ये जो सीलिया दिखाई दे रहा है नोजल हेयर्स, ये नोजल हेयर्स क्या करेंगे, हमारे एयर को, हम जो एयर बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं उस एयर के टेम्परेचर को, तापमान को नियंत्रित करते हैं, तापमान को नियंत्रित करते हैं। नोजल हेयर्स का कार्य समझ में आ रहा है। नोजल हेयर्स क्या काम कर रहे हैं, तापमान को नियंत्रित कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, 98.4 फ़ारेनहाइट होता है।
अब देखिए बाहर जो एयर है उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से अलग होगा, तो हमारे बॉडी के अंदर एयर का टेम्परेचर इक्वल हो इसके लिए हमारे नोजल हेयर्स क्या कार्य करते हैं, तो वो उस वायु के तापमान को नियंत्रित कर देते हैं और साथ ही वायु में जो धूल और मिट्टी के कण हैं उन कणों को फिल्टर करते हैं, उन्हें साफ करते हैं, बाहर करते हैं। तो ये नोजल हेयर्स का काम होता है। उसके बाद अगला होता है नोजल हेयर्स के बाद हमारे नोज में वाटर होता है, जो वाटर जो पानी होता है उसको बोलते हैं म्यूकस, म्यूकस या श्लेष्मा, 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 म्यूकस या श्लेष्मा। तो नोजल वाटर को बोला जाता है म्यूकस या श्लेष्मा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नोज का कार्य क्या है, तो नोज का कार्य है एयर को एंटर करना, एयर को एंटर करना, एयर को एंटर करना। कहां एंटर करेगा, ट्रेकिया में, विंड पाइप में, विंड पाइप में, विंड पाइप में एयर को एंटर करना, O2 को एंटर करना, ये हमारे नोज का वर्क है। इसके बाद सेकंड आता है ग्रास नलिका, दूसरा पॉइंट आता है ग्रास नलिका, ग्रास नलिका। तो आपने पढ़ा ग्रास नलिका जो होता है ये आपका नोजल कैविटी और ये आपका हो गया माउथ कैविटी, इन दोनों के बीच जो कॉमन पार्ट होता है, कॉमन हिस्सा, इसको बोला जाता है फेरिंग्स या ग्रास नलिका, फेरिंग्स, फेरिंग्स या इसको बोला जाता है ग्रास नलिका। तो ये जो आपको नोज और माउथ के बीच का यानी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का कॉमन पार्ट ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है, ये कहलाता है फेरिंग्स यानी ग्रास नलिका। तो हम अगर ग्रास नलिका के बारे में लिखना चाहे तो ग्रास नलिका के बारे में हम लिख सकते हैं, ग्रास नलिका क्या है, तो ये है पाचन तंत्र, पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र का उभयनिष्ठ स्थान, उभयनिष्ठ स्थान, पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र का उभयनिष्ठ स्थान फेरिंग्स कहलाता है, ग्रास नलिका कहलाता है। उसके बाद ग्रास नलिका दो भागों में बढ़ जाती है, एक साइड होगा विंड पाइप, विंड पाइप और दूसरी साइड होगा फूड पाइप, फूड पाइप, भोजन नलिका और श्वास नलिका के रूप में। तो हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में श्वास नलिका के बारे में पढ़ना है, तो अगला पॉइंट आएगा हमारा श्वास नलिका। तो हेडिंग डाल लीजिए थर्ड, श्वास नलिका, श्वास नलिका, विंड पाइप, विंड पाइप। इस विंड पाइप को, श्वास नलिका को ट्रेकिया नाम से जाना जाता है, ट्रेकिया नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा इसका नाम क्या है, ट्रेकिया, ट्रेकिया, ट्रेकिया। विंड पाइप को ट्रेकिया नाम से जाना जाता है। और अगर हम ट्रेकिया के बारे में स्टडी करें तो ये ट्रेकिया और ये ट्रेकिया आगे चल के दो भागों में बढ़ जाती है, ये ट्रेकिया आगे चल के दो भागों में बढ़ जाती है और इसका पहला विभाजन जो होता है ये ब्रोनकाय कहलाता है, पहला विभाजन ब्रोनकाय कहलाता है और उसके बाद ये लंग्स में जाकर दो भागों में कन्वर्ट हो जाती है। ये आपके लंग्स हो गए और ये लंग्स में जाकर ट्रेकिया जो होगी ये दो भागों में कन्वर्ट हो जाएगी और ट्रेकिया का जो पहला विभाजन है ये ट्रेकिया का फर्स्ट डिवीजन जो है ये ब्रोनकाय कहलाएगा, ट्रेकिया का फर्स्ट डिवीजन जो है ये क्या कहलाएगा, ब्रोनकाय कहलाएगा और ट्रेकिया का सेकंड डिवीजन जो कहलाएगा वो लंग्स के अंदर इसका सेकंड डिवीजन हो जाएगा, लंग्स के भीतर इसका सेकंड डिवीजन हो जाएगा और इसका सेकंड डिवीजन जो होगा वो कहलाएगा ब्रोनकाइलिस, ब्रोनकाइलिस। इस प्रकार से ट्रेकिया आगे जाके छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाती है और ये कहलाता है ब्रोनकाइलिस, ट्रेकिया का सेकंड डिवीजन। और उसके बाद अगर हम बात करें ट्रेकिया का थर्ड डिवीजन तो इस प्रकार से अंगूर के गुच्छे जैसे
आकार में ट्रेकिया का तीसरा विभाजन हो जाता है, ट्रेकिया का तीसरा विभाजन हो जाता है और इस तीसरे विभाजन को कहते हैं एल्वोली या कुपिका। ये फेफड़े की कोशिका होती है, फेफड़े की बेसिक यूनिट होती है, फेफड़े की सबसे छोटी इकाई होती है। तो फेफड़े की कोशिका का नाम एल्वोली। तो इस प्रकार अगर हम ट्रेकिया की बात करें तो ट्रेकिया के सबसे ऊपरी ट्रेकिया श्वास नलिका या ट्रेकिया, तो ये आपका नोज के बाद एयर एंटर करेगी ट्रेकिया में और ट्रेकिया का जो फर्स्ट डिवीजन होगा, ट्रेकिया जहां पर पहली बार विभाजित होगी उस फर्स्ट डिवीजन को बोला जाता है ब्रोनकाय। ट्रेकिया का फर्स्ट डिवीजन ब्रोनकाय कहलाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि श्वास नलिका या ट्रेकिया का पहला विभाजन फर्स्ट डिवीजन ब्रोनकाय कहलाता है। और उसके बाद हमारे लंग्स के भीतर ट्रेकिया सेकेंड टाइम डिवाइड हो जाती है। तो ट्रेकिया का सेकेंड डिवीजन ब्रोनकाइलिस कहलाता है, ब्रोनकाइलिस कहलाता है। ट्रेकिया का सेकेंड डिवीजन ब्रोनकाइलिस कहलाता है और उसके बाद ट्रेकिया का ये जो थर्ड डिवीजन दिखाई दे रहा है आपको, इस थर्ड डिवीजन को बोला जाता है एल्वोली या इसको हिंदी में बोला जाता है कुपिका। और यही एल्वोली या कुपिका लंग्स की सेल होती है, लंग्स की कार्यात्मक और संरचनात्मक या बेसिक यूनिट होती है कुपिका। तो इस प्रकार एयर एंटर करती है, एयर O2 के रूप में एंटर करती है, O2 के साथ ट्रेकिया से होकर आपके ब्रोनकाय से होकर ब्रोनकाइलिस में और ब्रोनकाइलिस से होकर कुपिका में। और इस प्रकार ये जो कुपिका दिखाई दे रही है आपको, यहां पर ब्लड भरा होता है, यहां पर लंग्स में ब्लड भरा होता है, हमारे फेफड़ों में ब्लड भरा होता है और इस ब्लड में ये कुपिका, इस ब्लड में जो CO2 गैस भरी हुई है उस CO2 को बाहर कर देते हैं इसी रास्ते से और ये जो आपने O2 एंटर किया है उस O2 को ये ब्लड में मिला देती है, ब्लड में घोल देती है। तो इस प्रकार हमारी कुपिका यानी हमारे लंग्स की, हमारे फेफड़ों की कोशिका कुपिका हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को मिलाती है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करती है। इसका मतलब ये हुआ कि फेफड़ों की कोशिका गैसों का आदान प्रदान करती है, गैसेस का डिफ्यूजन करती है और इसी के माध्यम से हमारा ब्लड इम्प्योर से प्योर ब्लड हो जाता है, हमारा रक्त अशुद्ध से शुद्ध हो जाता है। आगे हम बात करें तो ट्रेकिया में सबसे ऊपरी सतह पर यहां पर इस प्रकार से मसल्स और कार्टिलेज का ग्रुप होता है, मसल्स और कार्टिलेज का ग्रुप होता है जिसको बोला जाता है एडम्स एप्पल और ये केवल पुरुषों में पाया जाता है। एडम्स एप्पल जो होता है ट्रेकिया के ऊपरी हिस्से पर मांसपेशियों एवं उपास्थियों का समूह पाया जाता है जिसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं और ये केवल पुरुषों में पाया जाता है। इसी वजह से पुरुषों की आवाज मोटी होती है क्योंकि एडम्स एप्पल जिस एयर को हम एंटर करते हैं उस एयर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है और ये एयर आगे टकराती है। यहां पर एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स को लैरिंग्स बोला जाता है, लैरिंग्स बोला जाता है या आप बोल सकते हैं इसको स्वर बॉक्स। यहां पर एक बॉक्स होता है स्वर बॉक्स जिसमें ये पतली पतली ओकल कॉर्ड होती है, ओकल कॉर्ड पाई जाती है और जब एयर एंटर करती है तो एयर इस ओकल कॉर्ड से टकराती है, इस लैरिंग्स से टकराती है। लैरिंग्स में ओकल कॉर्ड कंपन करते हैं और ये कंपन साउंड को जनरेट करता है, ध्वनि को उत्पन्न करता है और ध्वनि को हमारी जीवा शब्द रूप देती है और हमारी उन शब्दों को हमारा ब्रेन जिसका मेडुला ऑब्लोंगाटा पार्ट उस ब्रेन के उस हिस्से हमारे शब्दों को नियंत्रित करता है। तो किस प्रकार से हमारे शब्द निर्मित होते हैं, हम बोल पाते हैं, इसका कारण होता है हमारी ट्रेकिया। हम जब श्वास लेते हैं, एयर एंटर करते हैं तो हमारे ट्रेकिया के ऊपर जो ओकल कॉर्ड होते हैं, लैरिंग्स होता है,
यहाँ पर वायु टकराती है और कंपन उत्पन्न होता है। इसी कंपन से वोकल कॉर्ड से टकराने पर इसी कंपन से ध्वनि का निर्माण होता है और ध्वनि को शब्द रूप हमारी जीवा देती है और शब्दों पर नियंत्रण हमारे ब्रेन का मेड्यूला ऑब्लोंगाटा वाला पार्ट करता है। इस प्रकार हम बोल पाते हैं। अब हम आगे आते हैं कि ये एयर ने एंटर किया, तो ये एंटर करके कहां पहुंची एयर? हमारे लंग्स में। तो लंग्स जो है यही प्रमुख श्वसनी अंग है या रेस्पिरेटरी ऑर्गन, प्रमुख रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो लंग्स है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे लंग्स के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए लंग्स, फेफड़े, लंग्स या इसको बोलते हैं फेफड़ा या इसको फुफ्फुस भी बोला जाता है। फुफ्फुस, लंग्स या फेफड़ा या फुफ्फुस। तो ये जो फेफड़ा है, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है। टू स्टडी अबाउट लंग्स, इसकी स्टडी को बोला जाता है पल्मोनोलॉजी। लंग्स की स्टडी को, फेफड़ों के अध्ययन को पल्मोनोलॉजी कहा जाता है। और अगर हम बात करें लंग्स की संख्या को, तो इनकी संख्या होती है 2। इनकी संख्या 2 होती है। हमारे पास 2 फेफड़े होते हैं और इसमें से जो राइट फेफड़ा होता है, राइट लंग्स ग्रेटर देन होता है, राइट लंग ग्रेटर देन होता है लेफ्ट लंग से। दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है, मतलब बायां फेफड़ा छोटा होता है। कारण ये होता है बाएं फेफड़े के छोटे होने का, क्योंकि इसमें कार्डियक नोज पाई जाती है, अर्थात इसमें हृदयक गुहा पाई जाती है जहां हृदय स्थित होता है, हमारा हार्ट जहां पर स्थित होता है। तो इस प्रकार से ट्रेकिया आगे की ओर, इसका 2 भागों में विभाजन हो गया जिसको ब्रोंकाई कहते हैं, और उसके बाद ये हमारा राइट लंग्स हो गया और ये वाला हमारा लेफ्ट लंग्स हो गया। यहां पर इस प्रकार से, यहां पर ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को बोलते हैं कार्डियक नोज यानी हृदयक गुहा, जहां पर हमारा हृदय स्थित होता है, जहां पर हमारा हृदय, इस प्रकार से हमारा हृदय यहां पर इस प्रकार से प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए इसे हृदयक गुहा भी कहा जाता है। और ये लेफ्ट लंग्स जो होता है ये थोड़ा छोटा होता है। फिर उसके बाद हम अगर बात करें लंग्स की, तो राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स से बड़ा होता है। साथ ही अगर हम बात करें इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप, आकार, तो इसका आकार या शेप जो होता है स्पंज के जैसा होता है, स्पंज के समान होता है। ये गैस के भरने से फूल जाता है और उसको छोड़ने से, एयर के भरने से फूल जाता है, छोड़ने पर सिकुड़ जाता है। इस प्रकार ये स्पंज की तरह कार्य करता है। तो इसका जो आकार होता है स्पंज के जैसा होता है। और अगर हम बात करें इसके वेट की, वजन की, तो हमारे फेफड़ों का वजन होता है 1.3 से 1.5 kg। फेफड़ों का वजन होता है 1.3 से 1.5 kg। क्लियर? अगर हम आगे बात करें तो फेफड़े में जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया का सेकेंड डिवीजन जो है ये ब्रोंकाइलिस कहलाता है और इसका थर्ड डिवीजन कुपिका कहलाता है। तो अगर हम बात करें फेफड़े की कोशिका, लंग्स की कोशिका है एल्वोली, लंग्स की कोशिका एल्वोली या इसको बोलते हैं कुपिका। तो अब हम पढ़ते हैं लंग्स की कोशिका कुपिका के बारे में। तो हमारी हेडिंग होगी कुपिका। कुपिका किस प्रकार से कार्य करती है आप लोगों को क्लियर है? एयर ने एंटर किया और एयर आपके लंग्स तक पहुंचा और लंग्स में यहां पर ब्लड भरा होता है, और इस ब्लड में इस एयर का जो O2 आया है, ये कुपिका हमारे लंग्स की सेल कुपिका ब्लड में O2 को मिला देती है। तो कुपिका क्या कार्य करेगी? ब्लड में O2 को मिला देगी और ब्लड से बदले में क्या करेगी? और ब्लड से CO2 को बाहर कर देती है, CO2 को बाहर कर देती है।
तो हमारे लंग्स की सेल कुपिका एल्वोली ब्लड में O2 को मिला देती है और ब्लड से CO2 को बाहर कर देती है। इस प्रकार हमारा जो इम्प्योर ब्लड है वो प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो ब्लड है कुपिका से, यहाँ जो ब्लड प्योर ब्लड है, यहाँ से पल्मोनरी वेन से ये हार्ट के पास पहुंचता है और हार्ट में ये ब्लड आर्टरीज के माध्यम से, प्योर ब्लड आर्टरीज के माध्यम से हमारी सेल्स तक पहुंचता है और हमारी सेल्स को प्योर ब्लड O2 युक्त ब्लड मिलता है और हमारी सेल्स के पास ये ग्लूकोज इस O2 के साथ रिएक्शन करके एनर्जी बनाता है ATP के फॉर्म में, प्लस ये साथ में वाटर और CO2 बनाता है और इस प्रकार ये CO2 ब्लड में घुल जाती है और ब्लड इंप्योर हो जाता है, ब्लड अशुद्ध हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न हमारे हार्ट के पास आता है और हमारे हार्ट से ये हमारे लंग्स के पास पहुंचता है और लंग्स के पास प्रोसेस होती है, ऑक्सीजन ब्लड में मिला दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर दी जाती है। इस प्रकार ब्लड का प्यूरिफिकेशन, रक्त का शुद्धिकरण हमारे फेफड़े करते हैं। तो अगर हम इसके कार्य की बात करें फेफड़े के, तो इसका कार्य होता है रक्त का शुद्धिकरण करना, रक्त का शुद्धिकरण करना, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना, प्यूरिफिकेशन करना। तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन करता है? हमारे लंग्स ब्लड का प्यूरिफिकेशन करते हैं और हमारी लंग्स के सेल एल्वोली करती है। मुख्यतः अगर हम बात करें तो लंग्स की सेल कार्य करती है। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन काम कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी सेल्स काम कर रही है, इसीलिए ऑर्गन काम कर रहे हैं, मतलब हमारा लंग्स काम कर रहे हैं क्योंकि लंग्स की सेल एल्वोली काम कर रही है और एल्वोली ही ब्लड में O2 को मिलाती है और ब्लड से CO2 को बाहर करती है। इस प्रकार गैसेस का डिफ्यूजन, गैसों का आदान प्रदान एल्वोली करती है और हमारे रक्त का शुद्धिकरण करती है और हमारे शरीर की सेल्स तक शुद्ध रक्त पहुंचता है, ऑक्सीजन पहुंचता है और जब ऑक्सीजन पहुंचेगा तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी बनेगी, एनर्जी बनेगी तो हमारी सेल्स काम करेगी और हमारी सेल्स काम करेगी तो उनसे बनने वाले टिश्यू और उन टिश्यूओं से बनने वाले ऑर्गन और ऑर्गन से बनने वाले ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से बनने वाली पूरी बॉडी काम करेगी। इसका मतलब बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी बनने के लिए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना चाहिए और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तभी होगा जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा और इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोला जाता है। तो गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, इसका मतलब पेट्रोल फ्यूल है। वैसे ही मानव शरीर को या एनिमल्स के शरीर को, जीवधारियों के शरीर को चलने के लिए, कार्य करने के लिए, जीवित रहने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और वो एनर्जी ग्लूकोज के टूटने से बनती है। इस प्रकार अगर ह्यूमन बॉडी का फ्यूल की बात करें तो ग्लूकोज ह्यूमन बॉडी का फ्यूल है। रेस्पिरेटरी फ्यूल ग्लूकोज को कहा जाता है। रेस्पिरेटरी फ्यूल किसको कहा जाता है? ग्लूकोज को कहा जाता है। क्लियर हो रहा है? अब हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है। तो आपने पढ़ा लंग्स के बारे में, ट्रेकिया के बारे में और नोज के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रमुख 3 ऑर्गन होते हैं। नोज से एयर एंटर करती है और विंड पाइप से होकर, ट्रेकिया से होकर ये लंग्स में प्रवेश करती है और लंग्स क्या काम करते हैं? लंग्स की सेल कुपिका उस एयर के ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में मिला देती है और ब्लड के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देती है। अब हम समझते हैं ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग, तो अगली हेडिंग होगी हमारी ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या होती है? तो ब्रीदिंग होगी निश्वसन, निश्वसन एंड निःश्वसन, निःश्वसन। निश्वसन और निःश्वसन को सम्मिलित रूप से हम ब्रीदिंग कहते हैं। इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन,
इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन की प्रोसेस को श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग कहते हैं। और निःश्वसन यानी इंस्पिरेशन किसको कहेंगे? जब एयर आपके नोज से आपके बॉडी में एंटर कर रही हो तो उसको निःश्वसन बोलते हैं। और जब एयर आपके बॉडी से बाहर की ओर आउट कर रही हो, निकल रही हो बाहर की ओर, तो उसको निःश्वसन कहते हैं। और याद रखिएगा, जब हम वायु को एंटर करते हैं अपने बॉडी में, तो उस समय हम नाइट्रोजन गैस लेते हैं 78%, 78% नाइट्रोजन गैस होती है, और O2 होती है 21% और CO2 होती है 0.03%। तो जिस समय हम श्वास लेते हैं, निःश्वसन करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, उस समय हम अपनी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन 78% इनपुट करते हैं, ऑक्सीजन 21 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और जब श्वास छोड़ते हैं, निःश्वसन करते हैं, तो इस समय हम नाइट्रोजन 78 का 78% बाहर छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिल जाता है और 4% ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिल जाता है, तो 17% ऑक्सीजन हम बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम 4% बाहर छोड़ते हैं। इस प्रकार इस पूरी प्रोसेस को ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास क्या है? ऑक्सीजन, एयर को या श्वास लेना और श्वास छोड़ना ब्रीदिंग कहलाता है। श्वास लेना और श्वास छोड़ना ब्रीदिंग कहलाता है। और श्वास लेने और छोड़ने में जितनी वायु को आपने ग्रहण किया है, उस वायु के आयतन को टीडल वॉल्यूम या रेस्पिरेशन वॉल्यूम या श्वसन आयतन कहा जाता है। तो अगली हेडिंग रहेगी हमारी श्वसन आयतन। श्वसन आयतन, श्वसन आयतन। देखिए, श्वास को लेना और छोड़ना ब्रीदिंग कहलाता है। श्वास को लेना और छोड़ना ब्रीदिंग कहलाता है, अर्थात निःश्वसन और निःश्वसन की प्रक्रिया को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। निःश्वसन में आप नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं, बॉडी के अंदर इनपुट करते हैं। और आउटपुट कितनी करते हैं आप? आउटपुट में नाइट्रोजन तो इक्वल करते हैं, बट ऑक्सीजन, हमारा ब्लड में ऑक्सीजन घुल जाता है, जिससे ऑक्सीजन हम कम छोड़ते हैं। ऑक्सीजन 17% और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में बनती है, तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ देते हैं। इस प्रकार श्वास लेना और छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। और श्वास लेने और छोड़ने में जितनी वायु को हम लेते हैं और छोड़ते हैं, उसके अनुपात को श्वसन अनुपात कहते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कहते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या इसको बोलते हैं टीडल वॉल्यूम। टीडल वॉल्यूम, टीडल वॉल्यूम, टीडल वॉल्यूम। टीडल वॉल्यूम किसको कहेंगे? श्वास लेने एवं छोड़ने में वायु के अनुपात, वायु के आयतन को टीडल वॉल्यूम कहेंगे। टीडल वॉल्यूम कहेंगे। और टीडल वॉल्यूम होती है 500 ml। इसका मतलब श्वसन आयतन 500 ml होता है। हम एक बार में श्वास लेकर छोड़ते हैं तो उस वायु का आयतन 500 ml होता है, जिसको हम बोलते हैं टीडल वॉल्यूम। अगर आपको पूछा जाए टीडल वॉल्यूम किसको कहा जाता है, तो श्वास लेने और छोड़ने में वायु की मात्रा को टीडल वॉल्यूम बोला जाता है। और ये कितनी होती है? 500 ml होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि सामान्य मनुष्य या स्वस्थ मनुष्य कितनी बार श्वास लेता है एक मिनट में। सामान्य मनुष्य एक मिनट में 12 से 16 बार श्वास लेता है। एक स्वस्थ मनुष्य एक मिनट में 12 से 16 बार श्वास लेता है। इसका मतलब ब्रीदिंग रेट कितना होता है? 12 से 16। ब्रीदिंग रेट या रेस्पिरेटरी रेट
कितना होगा 12 से 16 बार। अगर हम चाइल्ड की बात करें, बच्चे की बात करें, तो एक बच्चा 20 बार श्वास लेता है, 1 मिनट में 20 बार श्वास लेता है। और वयस्क मनुष्य, सामान्य मनुष्य 1 मिनट में 12 से 16 बार श्वास लेता है। ब्रीदिंग रेट 12 से 16 होता है, रेस्पिरेटरी रेट 12 से 16 होता है। और अगर हम बात करें कि श्वसन की इस पूरी क्रिया में अंतिम उत्पाद क्या बनता है, तो वो बनता है एटीपी। आपने पूरा श्वसन तंत्र पढ़ा, इसका उद्देश्य क्या था? ऑक्सीजन को हमारी सेल्स तक पहुंचाना और हमारी सेल्स के पास ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस रूप में होना? एटीपी के रूप में। ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ग्लूकोज का टूटना ऊर्जा के रूप में। तो इसका मतलब श्वसन का अंतिम उत्पाद जो बनता है वो एटीपी होता है, वो ऊर्जा होता है, केमिकल एनर्जी होती है। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो श्वसन का अंतिम उत्पाद अगर आपको पूछता है तो आप बताएंगे एटीपी होता है। और अगर आपको पूछे श्वसन ईंधन किसे कहा जाता है? श्वसन ईंधन, रेस्पिरेटरी फ्यूल कहा जाता है ग्लूकोज को रेस्पिरेटरी फ्यूल कहा जाता है, क्योंकि ऊर्जा ग्लूकोज के टूटने से ही मिलती है। जिस प्रकार पेट्रोल के जलने से गाड़ी को एनर्जी मिलती है, वैसे ही हमारे शरीर को ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा मिलती है। इसीलिए श्वसन ईंधन या रेस्पिरेटरी फ्यूल ग्लूकोज को कहा जाता है। और आपने देखा कि ये जो आपके लंग्स थे, ट्रेकिया का सेकेंड डिवीजन, और उसके बाद यहां लंग्स थे, और लंग्स के नीचे में यहां पर एक सी आकार का मांसपेशियों का गुच्छा होता है। इस प्रकार से सी आकार का मांसपेशियों का गुच्छा होता है, जिसको डायफ्राम बोला जाता है। इस मांसपेशियों के समूह को डायफ्राम कहा जाता है। डायफ्राम क्या कार्य करता है? तो डायफ्राम इस चेस्ट कैविटी को, यहां पर रिब्स होगी, पसलियां होगी, यहां पर इस प्रकार से पसलियां होगी प्रेजेंट। तो इस रिब्स को, इस वी आकार की जो हड्डी दिखाई दे रही है, इस हड्डी को बोलते हैं चेस्ट बोन, स्टर्नम, इसका नाम है स्टर्नम, चेस्ट बोन, स्टर्नम। और ये रिब्स है, पसलियां है, और ये आपका चेस्ट कैविटी, ये वाली पूरी कैविटी चेस्ट कैविटी कहलाती है। और ये नीचे वाली कैविटी जहां पर आपका स्टोमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, आपका यहाँ पर लीवर होता है, किडनी होता है, इस कैविटी को बोला जाता है एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी को जो भाग पृथक करता है उसको बोला जाता है डायफ्राम एक मांसपेशीय अंग है। ये सी आकार का होता है और ये छाती को पेट से अलग करता है, और ये साथ ही श्वसन की दर को नियंत्रित करता है। ये जो रेस्पिरेटरी रेट है, इस रेस्पिरेटरी रेट को डायफ्राम कंट्रोल करता है, डायफ्राम नियंत्रित करता है, श्वसन की दर को डायफ्राम नियंत्रित करता है। और अगर आपको ये पूछता है कि इस श्वसन की पूरी प्रक्रिया को, श्वसन की प्रोसेस को कौन नियंत्रित करता है, तो इसको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। श्वसन की पूरी प्रक्रिया को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, और ब्रेन का पार्ट मेड्यूला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल करता है श्वसन की पूरी प्रक्रिया को। इस प्रकार आज हमने पढ़ा श्वसन क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। नोज के बारे में हमने पढ़ा ट्रेकिया के बारे में। हमने देखा ट्रेकिया का फर्स्ट डिवीजन ब्रोनकाई कहलाता है, ट्रेकिया का सेकेंड डिवीजन ब्रोनकाइलिस कहलाता है, और ट्रेकिया का थर्ड डिवीजन जो अंगूर के गुच्छे के जैसा होता है यह कहलाता है कुपिका। ट्रेकिया का थर्ड डिवीजन यानी लंग्स की कोशिका, और यही क्या करती है, गैसेस का डिफ्यूजन करती है, ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करती है। और ज्यादा तंबाकू और गुटखा का सेवन करने से ये जो ट्रेकिया का सेकेंड डिवीजन दिखाई दे रहा है ब्रोनकाइलिस, ये नलियां काफी पतली हो जाती है, जिससे ब्रोनकाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, आगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। और इसी प्रकार अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।